वीडियो में हम RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि कोई छोटे मोटे 100 से अधिक प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं और उनमें से 2 ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिनका चिकित्सकीय दृष्टि से क्लिनिकली बहुत ज़्यादा महत्व है। और वो 2 ब्लड ग्रुप हैं, एक ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा आपका RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RH ब्लड ग्रुप के बारे में, RH फैक्टर के बारे में, RH एंटीजन के बारे में। तो इस वीडियो में RH फैक्टर के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि ये RH फैक्टर है, इसकी खोज कब और किसने की, कैसे हुई इसकी खोज और इसका नामकरण यानी कि इसको RH फैक्टर ही क्यों नाम दिया गया, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो ये बात है कोई 1940 की 1940 के लगभग की बात है। तब 2 वैज्ञानिक कॉल्ड लैंडस्टीनर और वीनर ब्लड पे प्रयोग कर रहे थे, स्पेशली ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर, रक्त आदान पे प्रयोग कर रहे थे। और इसी रक्त आदान के दौरान उन्होंने एक बंदर है जिसका नाम है रीसस बंदर। इस रीसस बंदर के ब्लड को गिनी पिग या रैबिट वगैरह में चढ़ाया। ठीक है, जनरली इनको हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल बोलते हैं, गिनी पिग, रैबिट वगैरह जिस पे हम प्रयोग करते हैं। तो 1940 में 2 वैज्ञानिक कॉल्ड लॉर्ड स्टिनर एंड वीनर ने रीसस बंदर के ब्लड को गिनी पिग में चढ़ाया। और जब भी हम किसी व्यक्ति में किसी अन्य का ब्लड चढ़ाते हैं और अगर उसमें होमोजेनिटी नहीं है, समानता नहीं है, तो फिर एंटीबॉडी बनती है। तो इसी वजह से गिनी पिग में जब रीसस बंदर का ब्लड चढ़ाया तो एंटीबॉडी बनी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब क्या किया कि ये जो ब्लड रीसस बंदर वाला गिनी पिग में चढ़ाया था और उसमें जो एंटीबॉडी बनी थी, तो अब ये देखिए, ये रीसस बंदर है, ये गिनी पिग है। तो इसका ब्लड हमने किस में चढ़ाया? गिनी पिग में चढ़ाया। अब इस गिनी पिग या रैबिट में क्या बना? एंटीबॉडी बनी, ये एंटीसीरा बने। ठीक है, तो एंटीसीरा एंटीबॉडी का मतलब होता है उसका प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, उसको हम एंटीसीरा बोलते हैं। तो इस एंटीसीरा को वापस रीसस बंदर में चढ़ाया गया। पहले तो रीसस बंदर का ब्लड गिनी पिग में चढ़ाया गया जिससे उसमें एंटीबॉडी बनी, और इस एंटीबॉडी वाला ब्लड जिसको एंटीसीरा कहते हैं, प्लाज्मा, उसको हमने वापस रीसस बंदर में चढ़ाया। हमने क्या मतलब कॉल्ड लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो देखा कि 100% रीसस बंदर जो हैं वो उस एंटीसीरा जो कि गिनी पिग से प्राप्त किया गया है को चढ़ाने पर रिएक्शन करते हैं। उसके ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है और एक तरीके से वो जिंदा नहीं रह पाते, ये स्थिति आती है, हेमोलाइसिस हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ब्लड में ऐसा कोई एंटीजन था जिस वजह से इसको चढ़ाने पर कोई इसके विरुद्ध बना, और ये वाला जब इसमें वापस चढ़ाया गया तो इस वजह से इसमें ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। बाद में खोज करने पे पता चला कि इसमें जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी के ऊपर एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है और उस एंटीजन की वजह से इसमें एंटीबॉडी बनी, और इस एंटीबॉडी को जब इसमें वापस चढ़ाया गया तो इस वजह से इसमें कोगुलेशन हो गया, हेमोलाइसिस हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई। इसके बाद ये जो गिनी पिग का एंटीसीरा था, इस गिनी पिग के एंटीसीरे को मनुष्य में चढ़ाया गया, और जब मनुष्य में ये एंटीसीरा का इंजेक्शन लगाया गया, मनुष्य के रक्त में मिलाया गया, तो देखा गया कि 85% मानव या मनुष्य या ह्यूमन जो होते हैं वो रीसस बंदर की तरह रिएक्ट करते हैं और उनके ब्लड का भी हेमोलाइसिस हो जाता है। 85%। कोई 15% ऐसे थे जिनमें इस एंटीसीरा के विरुद्ध कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 85% ह्यूमन में, और ह्यूमन के स्पेशली आरबीसी पर ऐसा कोई एंटीजन है जो रीसस बंदर की आरबीसी के ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन का नाम, चूँकि खोज किस में की गई थी, रीसस बंदर में की गई थी, इसलिए उस एंटीजन का नाम RH एंटीजन रखा गया। तो ये हो गई RH एंटीजन या RH फैक्टर की खोज और उसके नामकरण की बात, जो कि 1940 में कॉल्ड लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी और रीसस बंदर ने की थी।
और एक बात हमने इसमें ये भी देख ली कि 85% ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है, 15% में नहीं पाया जाता है। ये एक ब्रॉड आंकड़ा है, बाद में और हम देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट बात, अब ये RH सिस्टम क्या है। तो देखिए, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में ABO ब्लड ग्रुप पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि 2 प्रकार के एंटीजन थे, एक एंटीजन A और दूसरा एंटीजन B, ठीक है। लेकिन ये जो RH सिस्टम है, इसमें 2 से भी अधिक प्रकार के एंटीजन हैं, लगभग 15 से अधिक प्रकार के एंटीजन। इसलिए हम जनरली RH एंटीजन नहीं बोलते, हम जनरली RH फैक्टर बोलते हैं। RH फैक्टर बोलने के पीछे वजह यह है कि RH एंटीजन कोई एक एंटीजन नहीं है, इसमें RH सिस्टम में 15 से अधिक एंटीजन पाए जाते हैं, 15 से अधिक, और जिसमें चिकित्सक की दृष्टि से क्लिनिकली 5 प्रकार के एंटीजन, कौन से एंटीजन? RH एंटीजन 15 से अधिक प्रकार के, जिसमें से 5 प्रकार के RH एंटीजन ज़्यादा महत्व के हैं चिकित्सकीय, और इन 5 प्रकारों में भी सर्वाधिक महत्व का है RH एंटीजन D। कौन सा एंटीजन? एंटीजन D। तो ये बात समझ में आई आपको कि ABO सिस्टम की तरह यहाँ पर कोई 1-2 एंटीजन नहीं है, बल्कि 15 से अधिक एंटीजन हैं, और उनमें से 5 प्रकार के एंटीजन ज़्यादा महत्व के हैं चिकित्सक की दृष्टि से, और उसमें से भी सर्वाधिक महत्व का एंटीजन है एंटीजन D, ठीक है। तो 5 प्रकार के कौन कौन से एंटीजन हैं जो ज़्यादा चिकित्सक की दृष्टि से महत्व है? उसमें एंटीजन D, एंटीजन C यानी कैपिटल C स्मॉल c, और एंटीजन E यानी कैपिटल E स्मॉल e। तो ये आपने RH सिस्टम में देखा कि 5 प्रकार के एंटीजन हैं, जिसमें से D सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 प्रकार के एंटीजन हैं वो RBC पे किस तरीके से होते हैं, इनका पूरा क्या व्यवस्था है, इसको हम देखते हैं। 5 वेरी इंपॉर्टेंट RH एंटीजन ऑन RBC पे इनका कैसे क्या सिस्टम है। तो जैसे कि आपको इस साइड में दिख रहा होगा, ये एक RBC का चित्र बना रखा है मैंने, ये RBC है, ओके। इस RBC के ऊपर ये इस तरीके से एक फोल्ड बनाया है इधर, और एक फोल्ड बनाया है इधर, 2 लूप बना रखे हैं मैंने, दिख रहे क्या? तो RBC की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे 2 लूप्स हैं, ऐसे पूरे लूप्स इसके पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, ऐसे ऐसे कई सारे लूप्स हैं, जिसमें से 2 चित्र में दिखाए हैं RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो लूप्स हैं, ये लूप्स प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ये प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं RH एंटीजन प्रोटीन। ये लूप जो होते हैं, लगभग RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर 12 टाइम फोल्डेड होते हैं। जैसे आप देखोगे, ऊपर से 6, नीचे से 6 आप गिन सकते हो, ठीक है। तो ये 12 पास मेम्ब्रेन होते हैं, और एक तरीके से RBC की मेम्ब्रेन के इंटीग्रल प्रोटीन है, RBC की मेम्ब्रेन के फंडामेंटल प्रोटीन है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? RH एंटीजन के जो मेन 5 प्रकार हैं, उनकी RBC पर क्या व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। इसमें हमने देखा कि RBC की मेम्ब्रेन के ऊपर 12 टाइम फोल्डेड फंडामेंटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन का एक स्पेशल अमीनो एसिड का सीक्वेंस, जिसे एपिटॉप्स बोलते हैं, जो एंटीजन डिटरमाइनिंग मतलब होता है, जिसको एपिटॉप्स बोलते हैं। जैसे कि इस पे मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये इस पे ये तो ये जो एपिटॉप्स हैं, ये एंटीजन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंटीजन है एंटीजन D, ये एंटीजन आपका CC, और ये एंटीजन E। तो इस तरीके से हमने सीखा कि ये जो 5 प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट RH एंटीजन होते हैं, वो RBC की मेम्ब्रेन पे होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि ABO ब्लड ग्रुप में हमने देखा था, वो एंटीजन जो थे वो प्रोटीन के नहीं थे, वो कार्बोहाइड्रेट के बने हुए थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये जो 5 प्रकार के एंटीजन हैं, इनका निर्माण अगर हम जेनेटिकली देखें तो 3 जोड़े एलील जीन के द्वारा होता है, जो कि गुणसूत्र नंबर 9 पर स्थित होते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गई बात कि वे RBC है, RBC के ऊपर मेम्ब्रेन है,
मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन है और इस प्रोटीन का स्पेशल अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो एंटीजन बनाता है। कोई सीक्वेंस एंटीजन डी बनाता है, कोई एंटीजन सी बनाता है, कोई एंटीजन ई बनाता है। कुल मिलाकर के ये RH एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जबकि हम जानते हैं ABO ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। अब ये जो एंटीजन है इसकी जेनेटिक्स को समझने के लिए, इसकी वंशागति को समझने के लिए कि किस में कौन से प्रकार का RH एंटीजन बनेगा, इन 5 प्रकारों की बात कर रहे हैं। 15 3 में से कोई 5 महत्वपूर्ण थे, इन 5 में से भी कौन सा प्रकार का RBC पर एंटीजन बनेगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगा या कौन सा बनेगा। इसके लिए एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं फिशर-रैस थ्योरी। फिशर-रैस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो 5 प्रकार के एंटीजन हैं, कौन कौन से, D, CC और EE, ये जो 5 प्रकार के एंटीजन हैं, इन 5 प्रकार के एंटीजन को बनाने वाले जो जीन हैं उसकी 3 वेराइटी हैं जिसको एलील बोलते हैं। तो 3 पेयर्स एलीलिक जीन होते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। देख रहे हैं आप, 1, 2 और 3, ये 3 जोड़ी होते हैं। और ये तीनों 3 जीन जो होते हैं, इनकी जो वैरायटी होती है, इनमें से कोई भी एक प्रकार या 2 प्रकार जो भी स्थित हो सकते हैं वो कौन से होंगे? गुणसूत्र नंबर 9 पे स्थित होंगे। कहाँ पर स्थित होंगे? गुणसूत्र नंबर 9 पे। और गुणसूत्र कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो मैच्योर RBC होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए ये जो कुछ भी मैकेनिज्म है, कौन सा एंटीजन बनेगा नहीं बनेगा, वो सारा RBC की जो पूर्ववर्ती रूप है जिसे प्रिक्योर्सर बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोब्लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसमें तय हो जाता है, ठीक है। तो फिशर-रैस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी जो हेरिडिटी है, इसकी जो जेनेटिक्स है RH एंटीजन की, उसको एंटीजन की, RH एंटीजन की जेनेटिक्स को रेगुलेट करने के लिए 3 पेयर्स एलीलिक जीन होते हैं, एलील होते हैं इसके जीन के, और वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे स्थित होते हैं। और ये जो कुछ भी होना है वो RBC की प्रिक्योर्सर स्टेज होती है उसी में ही हो जाता है। इसमें से है एंटीजन D, अगर मौजूद होगा, इसका जीन होगा, एलील इस प्रकार का होगा तो RH-D बनेगा, ठीक है। RH एंटीजन D बनेगा। अगर C तो RH एंटीजन C, छोटा c तो RH एंटीजन छोटा c, ठीक है। और इन दोनों से ये RH-EE, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर RH एंटीजन कोई एक नहीं है, कई प्रकार हैं RH एंटीजन के लिए, इसलिए हमने RH एंटीजन को RH एंटीजन कहने के बजाय ज़्यादातर हम इसको RH फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? RH फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इन सारे, अभी भी हमने देखे थे 5 एंटीजन हैं, इन सभी प्रकारों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार का एंटीजन कौन सा बताया गया है? एंटीजन D। 5 एंटीजन देखे थे हमने RH एंटीजन, उनमें से सबसे ज़्यादा महत्व का कौन सा है? एंटीजन D। तो क्वेश्चन है कि ये RH एंटीजन एंटीजन D ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या कारण है इसका? तो इसकी 2 वजह है, एक तो मोस्ट प्रिवेलेंट है और दूसरा मोस्ट इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ब्लड में RH एंटीजन D नहीं है, यानी D नेगेटिव है, अगर उसको किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाए जिसके ब्लड में RH-D है, यानी RH-D एंटीजन पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव का ब्लड अगर RH नेगेटिव को चढ़ाया जाता है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, यानी एक तीव्र प्रतिक्रिया, एक इंस्टेंट रिएक्शन करेगा वो और इससे एंटीबॉडी बनाएगा और हीमोलाइसिस हो जाएगा उसकी ब्लड का, इसका कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तरीके से ये जो एंटीजन D है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्यूनोजेनिक है, एंटीजन से एंटीबॉडी बना रहा है। एंटीजन से एंटीबॉडी बनना ही इम्यूनोजेनिक एक प्रतिरक्षी क्रिया है, तो ये ज़्यादा प्रतिरक्षी क्रिया प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन इतनी तीव्र प्रतिक्रिया एंटीजन C और E नहीं दिखाते, इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इस वजह से चिकित्सकीय दृष्टि से RH-D को ही ज़्यादा तवज्जो दिया गया, ज़्यादा महत्व दिया गया है। 15 में से 5 और 5 में से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण D है, क्योंकि ये ही वो एंटीजन है जो ज़्यादातर एंटीबॉडी बनाता है, तीव्र प्रतिक्रिया देता है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में RH-D
एंटीजन है यानी डी पॉजिटिव है तो उसी को हम RH पॉजिटिव कहेंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सक की दृष्टि से RH पॉजिटिव कहा गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी बॉडी में डी पॉजिटिव है, डी है। और अगर किसी व्यक्ति में डी नहीं है तो इसको हम RH नेगेटिव कहेंगे। तो कहने का मतलब डी पॉजिटिव देन RH पॉजिटिव, डी नेगेटिव देन RH नेगेटिव। सिंपल सी बात, डी है तो RH पॉजिटिव, अगर एंटीजन डी नहीं है तो RH नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण RH एंटीजन कौन सा है, एंटीजन डी, और वो ही तय करता है RH एंटीजन उपस्थित है या नहीं है। ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये RH एंटीजन जो डी है उसकी भी कई वैरायटी हैं, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो इसमें से आप 5वें को भी इग्नोर करें, इन 4 पे आप हाईलाइट करें। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड, कंडीशन 4, ये 4 RBC बना रखी है मैंने। ऐसा समझे आप, ये 4 RBC हैं, 4 लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। फर्स्ट वाले RBC की सरफेस पे आप देख रहे होंगे कई सारे डी मौजूद हैं। अगर RBC की सतह पर डी मौजूद हैं, डी एंटीजन है, इसका मतलब ये हो गया डी पॉजिटिव। और जब डी पॉजिटिव है तो इसी को हम चिकित्सक की दृष्टि से क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव। कंडीशन नंबर सेकंड देख रहे हैं आप कि इस RBC के ऊपर कोई भी डी मौजूद नहीं है, डी नहीं है, यानी जब डी नहीं है तो डी नेगेटिव। ठीक है। और जो डी नेगेटिव है उसी को हम चिकित्सक की दृष्टि से RH नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। कंडीशन नंबर थर्ड, ये वाली जो RBC है, इस RBC की सतह पर डी हैं, डी एंटीजन इस RBC की सरफेस पर प्रेजेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ डी जो हैं वो कंपैरेटिवली फर्स्ट जो RBC थी उससे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरी फ्यू डी एंटीजन और लेस डेंसिटी ऑफ डी, है ना। यहाँ पर जो एंटीजन डी हैं इनकी मात्रा कम है, इनका घनत्व कम है, डेंसिटी कम है। ठीक है। लेकिन ये जितने भी डी हैं वो नॉर्मल डी हैं, क्योंकि एक डी के अंदर 4 एपिटॉप्स होते हैं। इस तरीके से 4 टांगे होती है, आप ऐसा समझ लो। एक डी है, जैसे मान लो ये डी मैंने बनाया, कल्पना करें ये एंटीजन डी है तो इसके ऊपर 4 टांगे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो डी हैं वो संख्या में कम हैं, लेकिन इसकी चारों टांगे जिसको विज्ञान की भाषा में एपिटॉप्स बोलते हैं वो मौजूद है। यानी कि डी संख्या में कम है लेकिन डी नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ जो भी फर्क पड़ा वो क्वांटिटी में इसके फर्क पड़ा, संख्या में फर्क पड़ा, या संख्या ज़्यादा थी फर्स्ट में या संख्या कम है, फिर भी ये कैसा होगा, डी पॉजिटिव। लेकिन ये थोड़ा वीक डी पॉजिटिव होगा, उतना नहीं होगा जितना कि ये, ठीक, क्योंकि इसमें डी संख्या की दृष्टि से कम हैं नॉर्मल हैं। एपिटॉप्स यानी कि टांगे चारा जो भी हैं, लेग्स हैं, वो नॉर्मल है लेकिन संख्या में कम है। अब चौथी कंडीशन देखिए, इसमें डी संख्या में पर्याप्त हैं, जैसा कि पहली कंडीशन में थे उतने ही डी हैं, तीसरी में कम थे और इसमें संख्या में पर्याप्त डी है। यानी डी एंटीजन आर नॉट, लेकिन संख्या में पर्याप्त है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। यानी इनकी जो 4 टांगों की बात कही गई थी वो 4 टांगे इसमें नहीं है। इनमें से किसी में 1 आध टांग, किसी में 2 टांग एब्सेंट है, यानी इसमें जो एपिटॉप्स हैं वो 1 या 2 एब्सेंट है। किसी डी पे 1 एपिटॉप्स, किसी पे 2, किसी पे 3, इस तरीके से एपिटॉप्स, यानी कि इसकी जो डी जो है वो नॉर्मल नहीं है। जैसा सामान्य डी होता है वैसा डी नहीं है, उसकी टांगों में कहीं गड़बड़ी है। इसलिए यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो क्वालिटी में आ रहा है, क्वांटिटी में नहीं आ रहा है। क्वांटिटी तो डी की उतनी ही है जितनी की नॉर्मली होती है पॉजिटिव डी में। तो यहाँ डी में क्या दिक्कत आ रही है, उसकी जो लेग्स हैं, एपिटॉप्स हैं, वो क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है, उसकी कमी है। तो ये भी थोड़ा वीकली डी होगा, डी पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से डी जो है एंटीजन, उसके 4 प्रकार हो गए। पहला प्रकार ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर डी मौजूद है, यानी कि डी पॉजिटिव तो RH पॉजिटिव। दूसरा ऐसा आरबीसी जिसके ऊपर एंटीजन डी अनुपस्थित है, एब्सेंट है, यानी डी नेगेटिव, RH नेगेटिव। तीसरा प्रकार डी मौजूद है लेकिन संख्या की दृष्टि से कम है, लेकिन उसमें जो नॉर्मल बने हुए एपिटॉप्स जितने होते हैं उतने ही हैं,
इसलिए यहाँ पर जो अंतर आया वो क्वांटिटी का है। और चौथा प्रकार, यहाँ डी संख्या में पर्याप्त हैं, जितने होते उतनी ही हैं, लेकिन ये डी जो है इनके एपिटॉप्स में कमी है, और इस तरीके से यहाँ डिफरेंस आया क्वालिटी में आया। अब ये जो पांचवा मैंने लिख रखा है वो मैंने ऐसे लिख रखा है कि अगर किसी आरबीसी पर एंटीजन डी भी नहीं है, जैसे कि ये वाली आरबीसी, इस पर एंटीजन डी नहीं है, एंटीजन ई भी नहीं है, एंटीजन कैपिटल ई भी नहीं है, एंटीजन सी भी नहीं है, कोई भी एंटीजन आर एच वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे आर एच नल। आर एच नल यानी कोई एंटीजन नहीं है, नो डी, नो सी, नो ई, नो सी, कोई भी नहीं। क्यों ये वाली बात, आर एच नल वाली बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आर एच नेगेटिव एक अलग चीज़ है। आर एच नेगेटिव तो ये रहा सेकंड नंबर। आर एच नेगेटिव का तो सिंपल सा मीनिंग है कि डी एंटीजन एब्सेंट, लेकिन ये आर एच नल जो है उसमें थोड़ा सा मामला बड़ा है। इसमें डी के साथ साथ एंटीजन सी और एंटीजन ई भी एब्सेंट हैं। तो इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ डी, वैसे तो 4 हैं लेकिन ये 5 प्रकार हो गए। पहला आर एच पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यहाँ क्वांटिटी में, यहाँ क्वालिटी में, और यहाँ ये नल, इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में इसी